नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अयोध्या के कायाकल्प का खाका तैयार हो चुका है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अयोध्या के विकास का जो खाका पेश किया गया है वो इस आध्यात्मिक नगरी के चहुमुखी विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें आध्यात्म की झलक भी होगी और आधुनिकता की चकाचौंध भी। साल 2051 में कैसी दिखेगी अवध नगरी और कितनी होगी आकर्षक, इस रिपोर्ट में देखिए। भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अयोध्या के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार। पीएम के विजन से रामनगरी का पुनरुद्धार। विजन डॉक्यूमेंट में अद्भुत अयोध्या की झलक। आध्यात्म और आधुनिकता का जहां होगा महासंगम। राम मंदिर और राम की नगरी हर भारतवासी के दिल में बसती है। सदियों से सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था और मनोकामना रही है कि राम मंदिर बने, और जब ये सपना आकार ले रहा है तो अवधपुरी का कायाकल्प भी जरूरी था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के विजन डॉक्यूमेंट पर रिव्यू मीटिंग बुलाई। 45 मिनट की इस मीटिंग में पीएम ने अयोध्या को आध्यात्म और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, वो संस्कार के साथ आध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करें। पीएम ने अयोध्या के विकास मॉडल को तय समय में पूरा करने को कहा। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के इसी साल के अंत तक संचालन, मंदिर दर्शन मार्ग के काम को भी जल्द पूरा करने को कहा। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहां पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में 3 तरह की योजनाओं, लघु, मध्यम और दीर्घकालिक को शामिल किया गया है। पहली प्रमुख परियोजनाएं मध्यम और दीर्घकालिक हैं। इसमें चुने गए मंदिरों और परिसरों का जीर्णोद्धार, चयनित विरासत परिसरों का संरक्षण और एएसआई स्मारकों की देखरेख शामिल है। अयोध्या के कायाकल्प के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट में 2051 की अयोध्या की झलक दिखाई दी, जिसमें आधुनिकता पर खासा जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि आधुनिकता के समागम से सरकार रामनगरी को पर्यटन का दुनिया में बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। एक अनुमान है कि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आएंगे, जो अगले 30 सालों में बढ़कर 3 लाख प्रतिदिन हो सकते हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन, उनके ठहरने और कुछ दिन अयोध्या में वास करने के लिए अयोध्या धाम को विस्तृत आकार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 84 कोस की सीमा में पड़ने वाले अयोध्या के तीर्थ, कुंड आदि का विकास भी होना है। जो भी विकास की बात चल रही है और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वह बहुत अच्छी हैं। एक प्रकार से यह नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में विश्व में दिखाई देगी। केवल भारत में नहीं, विश्व में दिखाई देगी, जैसा योजनाएं बनी हुई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार मास्टर प्लान में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शहर के पुनरुद्धार के काम पर करीब 20,000 करोड़ खर्च होने हैं, जिसमें करीब 14,000 करोड़ योगी सरकार करने वाली है। ग्रीनफील्ड सिटी योजना 10,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हवाई अड्डा 5,000 करोड़ की लागत से इस साल के अंत तक बनेगा। सरयू तट के सौंदर्यीकरण पर 2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहर में 65 किलोमीटर के रिंग रोड का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर करीब 2,588 करोड़ की लागत आएगी। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 289 करोड़ और अयोध्या पर्यटन केंद्र पर 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संत समाज बहुत आह्लादित है कि आने वाले दिन में ये
एक मधुर आयाम देगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्री जो आज विजन डॉक्यूमेंट्री जो पेश की जा रही है, तो इसके माध्यम से धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अयोध्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत समाज बहुत आह्लादित है और अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद इसका बहुत ही स्वागत करती है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से अयोध्या के पुनरुद्धार पर जोर देते आए हैं। विजन डॉक्यूमेंट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, मगर अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अयोध्या में आधुनिकता की आई इस अंगड़ाई को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अयोध्या से अबुल बशर की रिपोर्ट। और हम सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता आशीष सिन्हा का, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, विजन डॉक्यूमेंट से यही लग रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि न सिर्फ आस्था की नगरी के तौर पर, आस्था के केंद्र के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जाए, बल्कि वहां रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी विकास का एहसास हो और उन तक भी तमाम सुविधाएं पहुंचे जो अयोध्या जैसी नगरी में होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे विश्व की निगाहें इस पर होंगी। इसीलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आध्यात्म और आधुनिकता का समन्वय सरकार कैसे बनाकर चलना चाहती है, क्या है विजन? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब विजन डॉक्यूमेंट देखा, उसके बाद लोगों से बात की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमें कैसे अयोध्या का निर्माण करना है कि जीवन में हर व्यक्ति कम से कम एक बार अयोध्या जरूर आना चाहे वो धार्मिक उद्देश्य से आना चाहे या पर्यटन के उद्देश्य से आना चाहे। बात धर्म की करें तो भगवान राम में सबकी आस्था है और अगर 2024 में जो बताया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो लाखों की तादाद में वहां श्रद्धालु आएंगे तो जाहिर के तौर पर उन्हें सुविधाएं भी चाहिए होंगी। इसलिए ऐसे अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है जो आधुनिक भी हो, जो पौराणिक भी हो। अगर वहां पर कोई आस्था की नजर से आना चाहे तो आस्था के दृष्टिकोण से आए, अगर कोई वहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से आना चाहता है तो पर्यटन के दृष्टिकोण से आए। यही वजह है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़कें हो, चाहे घाट हो, चाहे मंदिर हो या फिर चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह हर तरफ विकास ही विकास चल रहा है। और सबसे अहम बात, कोविड का ये एक वेव और दो वेव दोनों ही आके चले गए और कहीं भी मतलब अयोध्या में विकास का काम नहीं रुका, चाहे मंदिर की बात करें या फिर दूसरे विकास योजनाओं की बात करें। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाले 2024 में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तब एक नई अयोध्या भी देखने को मिलेगी, जो भव्य भी होगी, जो धार्मिक भी होगी और पर्यटन। बिल्कुल उस दिन का इंतजार तमाम हिंदुस्तानियों को है। आप रहिएगा हमारे साथ आशीष, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर आपसे आगे बात करेंगे। खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, जी हां, 380 पेज के हलफनामे में नई गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है। 18 से 45 साल के लिए फ्री वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। वैक्सीन पर उत्पादकों को छूट मिलेगी। विशेषज्ञों की सलाह पर साल के आखिरी तक सबको वैक्सीन मिलेगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगातार दी जा रही है। जनसंख्या इनकी 93 से 94 करोड़ के बीच है। वैक्सीन के 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत है। केंद्र सरकार वैक्सीन का इंतजाम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आशीष, लगातार ये मांग राज्यों की तरफ से भी की जा रही थी कि कुछ खास कंपनियां ना हो जो कि वैक्सीन का निर्माण करें, बल्कि वैक्सीन के निर्माण पर न सिर्फ छूट दे सरकार, बल्कि आगे जाकर उनसे जो फॉर्मूला है वो शेयर करे, पेटेंट शेयर करे और पूरी प्रक्रिया के तहत ये एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर सकें। इस दिशा में ये कैसा कदम है, क्योंकि वैक्सीन पर उत्पादकों को विशेष छूट देने की घोषणा की गई है और ये सलाह विशेषज्ञों से करने के बाद फैसला किया गया है। देखिए शुभ्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फाइल किया हो। अदालत के बाहर भले ही आप कोई भी वादा कर सकते हैं, कोई भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अदालत में कोई चीज फाइल करते हैं यानी रिटर्न में कुछ फाइल करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है और आपको वो कंप्लाई करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसकी कॉपी एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के पास है, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तकरीबन 188 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जो उपलब्ध होगी। अभी तक यानी अगर हम बात करें तो 31/7 तक तकरीबन 51 करोड़ जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो पाएगी।
वैक्सीन अलग अलग कंपनियों से मिल रही है। कोविशील्ड से 50 करोड़, कोवैक्सीन से 40 करोड़, बायो इसब से 30 करोड़, स्पुतनिक से 10 करोड़। तो केंद्र सरकार ने इसकी पूरी सूची भी दी है कि किस कंपनी से हमें कितनी वैक्सीन मिल रही है। लेकिन भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खबर, सुकून देने वाली खबर कि इस साल के अंत तक सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर की बात करते हैं। बात महाराष्ट्र के वसूली कांड की, जिसकी जांच के चपेटे में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। वसूली कांड में पहले ही कुर्सी गंवा चुके देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने देशमुख को दूसरी बार पेश होने के लिए समन भेजा है। आज भी देशमुख को ईडी ने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उनकी जगह उनके वकील पहुंचे और मोहलत मांगी। इस बीच ईडी ने देशमुख को अब मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। वसूली केस में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस मामले में देशमुख के पीए और पीएस पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के वसूली कांड में ईडी का एक्शन। पीए पीएस पर शिकंजा, देशमुख पर अगला फंदा। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों को 1 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान देशमुख के सहयोगियों के वकीलों और ईडी के वकीलों में तीखी नोकझोंक हुई। पलांडे के वकील ने ईडी को पिंजरे में बंद गौरैया कहा, जो सिर्फ ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कहती है। पलांडे के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट के घर पर छापा मारा गया और उन्हें पीएमएलए की धारा 50 का नोटिस थमाकर ईडी उठाकर अपने साथ ले गई। ये किस तरह की कार्रवाई है? वहीं कुंदन शिंदे के वकील मेहुल ठक्कर ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड दिखाने के लिए जांच एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, सचिन वाजे कुंदन शिंदे के सीधे संपर्क में था, ये बात भी साबित नहीं होती, क्योंकि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ वाजे का बयान ही आधार है, जिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर्सनल सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिनकी अपॉइंटमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होती है, उनका ना सचिन वाजे के साथ कोई ट्रांजैक्शन था, ना कभी किसी के साथ इंटरेक्शन था। लेकिन इस केस के थ्रू कोई पॉलिटिकल एनकैशमेंट और पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए उनको इन दो ऑफिसर्स के या एक प्राइवेट पर्सन और मेरे क्लाइंट जो पब्लिक सर्वेंट है, उनका बेट जैसा इस्तेमाल करके उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है और इस केस में इम्प्लीकेट करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित अड्डों पर शुक्रवार को छापेमारी की, जिसके बाद संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया गया था। देशमुख के दोनों सहयोगियों को दबोचने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को नोटिस भेजकर हाजिर होने को कहा था, लेकिन अनिल देशमुख ने जांच एजेंसी को चकमा दे दिया। तो ईडी का शिकंजा अनिल देशमुख पर लगातार कसता जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2 लोगों को यहाँ पे मुंबई के इस ऑफिस में लेकर आए हैं पूछताछ के लिए। उनमें से एक है पर्सनल असिस्टेंट जो कुंदन शिंदे, जो कई सालों से अनिल देशमुख के साथ हैं, और साथ ही में संजीव पलांडे जो एक पीए हैं अनिल देशमुख के, उन्हें यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये पूरी की पूरी जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है अनिल देशमुख को लेकर, वो ट्रैक की है, जिसमें ये पता चला है कि किस तरह से सचिन वाजे के वाया, सचिन वाजे जो अरेस्टेड और सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, उनके वाया अनिल देशमुख डजन भर ऐसे बार्स की ओर से किस तरह से ये करोड़ों के जो पैसे हैं वो कलेक्ट करते थे, ये ईडी को पता चला है। और ये जो सचिन वाजे पैसे कलेक्ट करते थे, वो कुछ शेल कंपनीज जो है महाराष्ट्र के बाहर, उनमें इन्वेस्ट करते थे, और वो शेल कंपनीज जो है उनका लिंक किसी ना किसी तरीके से अनिल देशमुख से है। अनिल देशमुख के रिलेटिव्स उन कंपनीज को जो है कंपनीज के मालिक है या कंपनीज से रिलेट करते हैं, और इसी तरह से ये पूरा ट्रैक जो है ट्रेस किया है, मनी ट्रेल जो है वो ट्रेस किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। तो
तो किस तरह से इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और बढ़ ही रही हैं, ये आपने समझा। लेकिन इस बीच कोर्ट में आखिर सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा है, उसके भी कुछ पॉइंट्स आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये मामला ट्रांसफर पोस्टिंग, रैकेट, अवैध वसूली का है। वाजे ने करोड़ों रुपए वसूल कर शिंदे पलांडे को दिए। देशमुख के लिए वाजे से शिंदे पैसे कलेक्ट करता था। देशमुख से जुड़ी संस्था को वसूली गई रकम दी गई, ये खुलासा सचिन वाजे से जेल में पूछताछ में हुआ। ये तमाम बातें सरकारी वकील ने कोर्ट में कही है। हम सीधा रुख कर लेते हैं उर्वशी खोना का। हमारे साथ हमारी संवाददाता मुंबई से जुड़ गई हैं, जो इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उर्वशी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और साथ ही दर्शकों को बताया कि सरकारी वकील ने क्या कहा है कोर्ट में। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनके केंद्र में अनिल देशमुख होते हैं, क्योंकि गृह मंत्री वही थे उस वक्त। जो बातें कही गई हैं, क्या उसको लेकर कोई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए हैं? किस तरीके के साक्ष्य हैं और क्या अब अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी देखिए, हम आपको बता दें कि ईडी का कहना है कि जिस प्रकार से जो मनी ट्रेल बाहर आई है, उससे कहीं ना कहीं अनिल देशमुख जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, पर क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है और इसीलिए प्रॉपर एक पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है अंडर रूल, और उसी के हिसाब से जो है अभी की फिलहाल प्रोब चल रही है। अब हम बात करें अगर इस पूरे मनी ट्रेल को लेकर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बाहर आई है और हर चीज लिंक होती है अनिल देशमुख से। इनफैक्ट ये जो सारी क्वेश्चनिंग हो रही है, फिर क्यों ना ये दो लोग जो अरेस्ट हुए उनकी क्वेश्चनिंग हो, या सचिन वाजे की क्वेश्चनिंग हो, या कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे भी पूछताछ की गई है, इन सारों के क्वेश्चनिंग में अनिल देशमुख का नाम आया है। अब समझिए इस चीज को, ये किस तरह से मनी ट्रेल चलती थी। सारे जो बार ओनर्स हैं उनको लिमिटेड आवर्स के बियॉन्ड काम करने अलाउ करने के लिए, फंक्शनिंग स्मूथली फंक्शनिंग होने के लिए पैसे वसूल किए जाते थे। करोड़ों के पैसे दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक जो है कलेक्ट किए गए हैं। सचिन वाजे ने कलेक्ट किए। सचिन वाजे ने 60 बार ओनर्स जिनसे ये कलेक्ट किया, उनको ये बताया कि पैसे जाएंगे नंबर 1 और क्राइम ब्रांच और सोशल क्राइम ब्रांच के पास, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो पैसे हैं वो पेपर पे शेल कंपनीज थी, ये जो कंपनीज थी दिल्ली बेस्ड कंपनीज, उसमें दिए गए और उनके जो रिलेशंस है वो अनिल देशमुख से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अनिल देशमुख के जो करीबी अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आप बता रही हैं कि जिस तरह के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह की दलीलें पेश की गई हैं, अनिल देशमुख पर भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। बहुत शुक्रिया आपका उर्वशी इस पूरी जानकारी के लिए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले की खबर इस वक्त आ रही है। श्रीनगर से ये खबर आ रही है, आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया है। श्रीनगर बारबरा शाह सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में 3 स्थानीय नागरिक जख्मी हो गए हैं। सेना का, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले में 3 स्थानीय नागरिक जख्मी हो गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना वहां पर जुटी हुई है सर्च ऑपरेशन में। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी हैं वहां पर वो लगे हुए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है सीआरपीएफ टीम पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, इसको लेकर हम आगे और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें अपने आप में इसकी बानगी हैं कि कैसे नापाक हरकत को फिर से एक बार अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए वहां खबर जहां में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।